प्रिय विद्यार्थियों, आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बीए थर्ड ईयर के लिए ये है, और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध आपका पेपर है उसमें हम शीत युद्ध का अंत, ये पिछली बार हमने शीत युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा की थी, और आज हम शुरू कर रहे हैं शीत युद्ध का अंत, कोल्ड वार। 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो ध्रुवों में बंट गई, और वो दो ध्रुव अमेरिका और सोवियत संघ रहे। 1980 के बाद थोड़ा बदलाव शुरू हुआ, और 80 के दशक के मध्य में और 90 के दशक के शुरू में लेके जो बदलाव हुए वो शीत युद्ध के अंत के कारण बने। और आज की यदि हम नई पीढ़ी की बात करें, जो जिनका जन्म 90 के बाद या 2000 के आसपास हुआ है, हमारे अमूमन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में दे रहे हैं, वो 90 के बाद की जो युवा आए हैं उनको शीत युद्ध की बारे में बहुत कम जानकारी है, और शीत युद्ध के अंत की तो यदि देखा जाए तो उसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। कई लोग, हमारे जो विद्यार्थी 2000 के आसपास के जन्मे हैं, जो नए मिलेनियन वर्ष के बाद के हैं, वो शीत युद्ध क्या था, कैसा था, या उसके बाद क्या बदलाव हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसके बारे में जानकारी उनको नहीं है। तो मैं आज आपको इस शीत युद्ध के अंत की कुछ खास जो घटनाएं हुई है उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। 1985 का काल, सोवियत संघ में जो राष्ट्रपति थे वो थे सोवियत संघ में थे मिखाइल गोर्बाचोव। और जो अमेरिका था, और उस अमेरिका में जो उस समय थे वो रीगन थे। ये वो काल जो एक तरह से शीत युद्ध बहुत उबाल पे रहा, और शीत युद्ध कालीन कई घटनाएं घटी जिसमें महाशक्तियां प्रच्छन्न अप्रच्छन्न रूप से आमने सामने हो गई, खुद सीधे तौर पे नहीं लेकिन अपने सहयोगियों के माध्यम से ये लड़ाई लड़ी गई। और अब जो यहां स्थितियां बनी, सोवियत संघ में राष्ट्रपति के रूप में आए मिखाइल गोर्बाचोव, और उस मिखाइल गोर्बाचोव ने जो नीतियां लागू की, खुलापन, और जो वहां पर सोवियत संघ की जो क्लोज डोर नीति थी उससे ओपन डोर नीति बनी, और उसका जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि दो महाशक्तियां के बीच की जो बर्फ जमी हुई थी, रिश्तों में जो बर्फ थी, वो अब पिघलने लग गई। और ये पिघलाहट जो शुरू हुई, और इसकी शुरुआत 1985 में मानी जा सकती है, जब पहली बार अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे वो थे जॉर्ज शुल्ज, और विदेश मंत्री थे सोवियत संघ के
आंद्रेई ग्रोमिको। ये 1985 की एक घटना थी। आंद्रेई ग्रोमिको और जो सोवियत संघ के थे जॉर्ज शुल्ज विदेश मंत्री थे। ये विदेश मंत्री 1985 में पहली बार, नवंबर 1985 में पहली बार मिले और यहां इन्होंने गोरबाचोव और आपके रीगन की शिखर वार्ता का आधार तैयार किया और उसमें जो पहली शुरुआत ये जनवरी 85 से हो गई और नवंबर में इनकी जो शिखर बैठक हुई उसमें कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई और उसमें जो ये वार्ता जो हुई थी नवंबर 19-20 को, ये तो जनवरी में शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये आपके नवंबर 1985 में ये घटनाएं जो इनकी गोरबाचोव और रीगन की, रोनाल्ड रीगन की जो हुई वार्ता शिखर बैठक, उस शिखर बैठक में जो पहले निर्णय लिए गए थे उसके आधार पर इनके बीच कुछ शुरुआत हुई और ये शुरुआत में इसमें एक था कि परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो 1945 में सोवियत संघ और इनके बीच में एक होड़ थी, परमाणु शस्त्रों की होड़, तो दुनिया इन परमाणु हथियारों के मुहाने पर बैठी थी और इसका यह था कि कभी भी विश्व में कहीं पर भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है और यदि परमाणु युद्ध छिड़ा तो एक तरह से दुनिया के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए। उसका असर जो है वो केवल मात्र इनके लिए नहीं था, इसका असर वो आपके पूरी दुनिया पर, जहां पर परमाणु मिसाइल गिरती उसका तो नुकसान होता ही, लेकिन उस रेडिएशन का प्रभाव वो दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ता। तो इसमें पहली जो हुई वो परमाणु युद्ध नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इस बात पर सहमति बनी जो इस शिखर बैठक में गोरबाचोव और रीगन के उसमें। और दूसरा, हथियारों की होड़ पर भी इसको कम करने के लिए एक समझौता हुआ। परमाणु अप्रसार जो संधि थी 1968 की, उसको लागू करने की भी पुष्टि की गई। रासायनिक हथियार जो सबसे दुनिया के लिए घातक हो सकते थे, तो उन रासायनिक हथियारों को रोकने की भी एक संधि सहमति हुई। और फिर आगे ये हुआ कि वियना वार्ता के द्वारा सेनाओं की, जो विश्व के कई देशों में दोनों की सेनाएं थी, उनको घटाने पर भी चर्चा हुई। और फिर एक और चीज थी 1986 में जो आपके दोनों नेता एक दूसरे देशों की यात्राएं करें, ये इसकी पहली शुरुआत थी। शीत युद्ध जो दो देशों के मध्य लड़ाई का कारण था, उसको खत्म करवाने का, या एक तरह से कहे शीत युद्ध जो आग लगी हुई थी, दुनिया में डर, भय, दहशत फैल रही थी, तो उसको यहां शुरुआत मानी जा सकती। फिर आपके रीगन और गोरबाचोव की शिखर वार्ता 1986 में हुई। दूसरा जो उसका चरण था वो अक्टूबर 1986 में एक और शिखर वार्ता हुई। और यहां ये जो शिखर वार्ता थी, जो सेकंड जिसको हम कह सकते हैं, दूसरी शिखर वार्ता, ये आपके 1986 अक्टूबर थी। और ये वार्ता जो उस समय
अमेरिका एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम उस समय रीगन का चल रहा था, स्टार वार, मतलब अंतरिक्ष के जो थे, अंतरिक्ष वार एक तरह था। और इस अंतरिक्ष वार पर रीगन और गोर्बाचोव के बीच में सहमति नहीं हुई, इसलिए ये वार्ता असफल हो गई। फिर 1987 में भी एक शिखर वार्ता हुई इनके बीच में। अब चूंकि सोवियत संघ की स्थितियां बदल रही थी, सोवियत संघ में बहुत बड़ा देश और उसमें विद्रोह की स्थितियां भी थी। फिर गोर्बाचोव जो है उसकी जो नीतियां, जिसको कहा गया था आपके ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, जिसमें ओपन डोर की पॉलिसी आई थी, खुलापन की और वैश्वीकरण की और उनका हुआ था, जो कभी नहीं हो रहा था। तो अब ये भी बदलाव की एक कोशिश थी। फिर आपके एक और महत्वपूर्ण घटना 1989 में घटी, वो आपके थी बर्लिन की दीवार को ढह, बर्लिन की दीवार गिरना। ये आपके पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच की जो घटनाएं वहां घट रही थी, तो वहां पर इस बर्लिन की दीवार का यहां जो पतन हुआ, बर्लिन की दीवार गिरी, तो इसने भी शीत युद्ध के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर एक और चीज थी कि बर्लिन की दीवार गिर गई और जर्मनी जो पूर्वी और पश्चिमी था के बंटा हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण हो गया। दो जो जर्मनी थे वो आपके ये इसमें आपके जुलाई 90 में एकीकरण हो गया। और फिर एक और चीज थी, नवंबर में वार्सा और नाटो वार्सा एवं नाटो में एक ऐतिहासिक संधि जो हुई, ये आपके नवंबर 1990 में वार्सा और नाटो के बीच में एक संधि हुई। और इसका प्रभाव ये हुआ कि अब जो ये थे कि इसके द्वारा शीत युद्ध को यूरोप में समाप्त घोषित किया गया। और इसकी जो ऐतिहासिक संधि हुई थी उसमें 200 पृष्ठ की एक ऐतिहासिक संधि थी और इसमें 21 महीने लगे इस संधि को पूरा करने में। तो ये जो संधि थी, ये जो चीजें हुई, ये सारी चीजें हुई और इन सारी चीजों के कारण शीत युद्ध जो कोल्ड वार की स्थितियां थी, वो कोल्ड वार वो आपके यहां समाप्ति की ओर आ गया। इस काल में कुछ और भी चीजें थी जिसको मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि यहां जो ये तो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने इस शीत युद्ध को और ले आए, लेकिन कुछ और भी कारण महत्वपूर्ण हमारे सामने आए। एक तो गोर्बाचोव जो सोवियत संघ का उस समय के नेता थे, वो उनका जो व्यक्तित्व था और उनकी जो नीतियां थी, उन्होंने भी इस शीत युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। जो कारक तो था वो गोर्बाचोव था। उससे पहले साम्यवादी नेतृत्व वो पूंजीवादी नेतृत्व के खिलाफ लड़ाई की स्थितियों में ही रहा, लेकिन यहां पर इन्होंने इस कह सकते हैं कि गोर्बाचोव ने कदम बढ़ाए और ये शीत युद्ध को खत्म करवाने की स्थिति। नीतियां जो उन्होंने लागू की वो थी आप सोवियत
संघ के उसमें ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जो एक लो आवरण की नीतियां थी उससे बाहर निकला, खुलापन हुआ, वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाए और ये एक महत्वपूर्ण आधार बने। वो दूसरे देशों में भी विश्वास पनपा जो सोवियत नेतृत्व पर हमेशा अविश्वास करते थे, वो अब खत्म सा हो गया। इसके अलावा सोवियत संघ जो थे उसकी आर्थिक जो मजबूरियां थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उस काल में जो सोवियत संघ की स्थिति थी कि 1980 के बाद वो आर्थिक संकट में घिर गया। उस काल में उसकी जो स्थिति ये थी कि अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ में वो पैसा खर्च कर रहा था। उसकी आर्थिक जो वृद्धि की दर है वो 4% से नीचे आ रही थी। यूएसएसआर उस काल में यदि देखा जाए तो उसका जो निर्यात था वो 2% पे हो गया, आयात जो है वो बढ़ गया, तो वहां पर खाने पीने की वस्तुओं का और उनका संकट भी उत्पन्न हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जब आपका निर्यात 2% हुआ और आयात अधिक हो रहा है तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा उस काल में आपके सोवियत संघ अफगानिस्तान में एक संघर्ष कर रहा था, सैनिक संघर्ष, लड़ाई। वह उस अपने एक कठपुतली को वहां बिठाना चाह रहा था। वहां उसकी सेनाएं वहां के गृह युद्ध का शिकार हो रही थी। उसमें जो विद्रोही गुट थे तो उन्होंने इन रशियन सेनाओं को या रशियन समर्थकों को के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी थी। तो यहां जो स्थितियां थी उसके कारण जो उसका सैनिक खर्च था वो 7 अरब रूबल हो चुका था। कहा यह जाता है कि अफगानिस्तान में तो उसने 60 अरब रूबल खर्च किए वहां उसमें अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए। और ये जो स्थितियां रही, ये सारे खर्चों को और इसको, तो यहां सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति कमजोर, और इस कमजोरी के कारण उन्होंने इसमें भी भलाई सोची कि यहां से छूट के निकल जाएं, थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। फिर अब ये भी हो गया कि यहां पर जो यूएसएसआर उस समय बिखराव की स्थितियों में आ गए। वहां पर जो कुछ यूरोपियन देश थे जिन पर नियंत्रण था, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये वो जो देश सोवियत गणराज्यों में आते थे, वहां पर विद्रोह हुए, वो उनमें बिखराव हो गया। फिर सोवियत संघ के जो अन्य गणराज्य थे जो उसके अंदर थे, वो सारे के सारे उससे अलग होने की स्थितियों में आ गए। और सोवियत जो नेतृत्व था वो इन पर नियंत्रण कर पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो यहां भी उसका एक तरह से हुआ कि जो स्थितियां हैं उसको कम किया जाए। और फिर जो अब साम्यवादी गुट के जो देश थे वहां पर भी बिखराव हो गया। वहां पर भी आंतरिक रूप से लोकतंत्र की बयार बहनी शुरू हो गई। जो नियंत्रण थे, उन शासकों के नियंत्रण है वो कमजोर हो गए। कुल मिलाकर स्थितियां ये बन गई कि जो वार्सा पैक्ट के इसके सदस्य देश थे वहां पर भी इनका विरोध हो गया। तो इन सब स्थितियों और परिस्थितियों का जो नतीजा क्या था, वो था 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। एक तरह से घोषित रूप से सोवियत संघ के बिखराव के साथ, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो ताकत थी, अब वो सारी की सारी एक ध्रुवीय विश्व के रूप में अमेरिका के पास हो गई। अब अमेरिका को चुनौती देने वाली शक्ति, जो उसको एकमात्र शक्ति सोवियत संघ थी, वो समाप्त हो गई और यहां अमेरिका की ताकत बढ़ गई और सोवियत संघ खत्म हो गया। शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण चरण, जो हम कह सकते हैं, जो उस देता या तनाव शिथिली की बाद की स्थितियां जो थी
वो ये थी कि शीत युद्ध विश्व के देशों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो जिसका नाम आ रहा था वो आपके यहां समाप्त हो गया। और ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चरण था जो आज के युवा छात्रों को इसकी मेरे ख्याल से जानकारी कम है कि क्या थे। और जिस काल ये चूंकि हम लोग उस पीढ़ी के थे और हम लोगों ने वो समय देखा है, और उस समय अखबारों की हेडलाइंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बीबीसी की हेडलाइंस यही हुआ करती थी, आज लड़ाई कहां हो रही है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कहां संघर्ष हो रहा है। ये वो काल था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण अध्यायों में ये चीजें आती थी जो अब केवल मात्र इतिहास की बात रह गई है। और आज की पीढ़ी आज की पीढ़ी को इस इतिहास को जानना चाहिए ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहराई को थोड़ा अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू।